ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सद्गुरु राम सिंह और कूका नामधारी आंदोलन पर केंद्रित विशेष रूपक पंचपानियों का समर घोष। आलेख डॉक्टर मनमोहन सहगल का है और प्रस्तुति सोहन कुमार की। गुरु गोबिंद सिंह जी के ज्योति ज्योत समाने के लगभग 100 वर्ष बाद कुछ सिख चिंतकों ने महसूस किया कि सिख पंथ के अनेक अनुयायी गुरु जी के महान आदर्शों से भटक रहे हैं। गुरु जी के आदर्शों और पंथ की नैतिक रीति नीति को पुनः पटड़ी पर लाने के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से महाराजा रणजीत सिंह के शासन के उपरांत सिख पंथ के पुनरुत्थान के लिए एकाधिक आंदोलन उभरे और अपनी अपनी शक्ति एवं प्रभाव के अनुसार उन्होंने आवाज उठाई। इनमें सर्वप्रथम और अतीव प्रभावी आंदोलन था नामधारी आंदोलन। वर्तमान पाकिस्तान जिला रावलपिंडी के हजरो स्थान पर एक पावनात्मा भक्त जवाहरमल रहते थे। उनकी संगति में एक अध्यात्म प्रिय जीव बालक सिंह आया करते थे। भक्त जवाहरमल की मृत्यु उपरांत उनके संदेश को बाबा बालक सिंह ने आगे बढ़ाया, किंतु नामधारी आंदोलन के वास्तविक संस्थापक बाबा बालक सिंह के संपर्क में आने वाले बाबा राम सिंह थे, जिन्होंने वैसाखी 1857 के वर्ष में भैणी नामक गांव में, जो पंजाब के जिला लुधियाना में पड़ता है, नामधारी संगत की स्थापना की। बाबा राम सिंह ने, जो बाद में सतगुरु राम सिंह कहलवाए, लुधियाना से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर गांव भैणी में सन 1815 ईस्वी में जन्म लिया। गांव के एक निर्धन बड़ई को इस पुण्य आत्मा का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त था। लगभग 25 वर्ष की आयु में राम सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी युवराज नौनिहाल सिंह की सेना में कार्यशील थे। सिख प्रशासन की समाप्ति पर बाबा राम सिंह ने सेना की नौकरी छोड़ दी। सन 1838 में ही उन्हें बाबा बालक सिंह का पावन संपर्क प्राप्त हो गया था। उन दिनों सिख सेना की रेजिमेंट कुछ समय के लिए हजरो आई थी, जहां बाबा बालक सिंह विराजते थे। उन्हीं दिनों का इनका पारस्परिक संपर्क इतना घनिष्ठ हुआ कि बालक सिंह के देह त्याग के उपरांत उनका समूचा आध्यात्मिक मिशन बाबा राम सिंह ने अपने हाथों में ले लिया और भैणी गांव को नामधारी आंदोलन का मुख्य स्थान बनाया। बालक सिंह जी के होते हुए भी जब कभी राम सिंह हजरों आते तो वे बाबा के धार्मिक विचारों का प्रचार करने और संगतों को संदेश पहुंचाते। सेना में रहते हुए बाबा राम सिंह ने सन 1845 की एंग्लो सिख लड़ाई में भाग लिया था और मुड़की के स्थान पर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। अंग्रेजों द्वारा लाहौर पर विजय पा लेने के बाद बाबा राम सिंह ने सेना की नौकरी छोड़ दी और अपने गांव भैणी लौट आए। नामधारी आंदोलन में बाबा राम सिंह के बढ़ते प्रभाव के कारण यह आंदोलन केंद्रीय तथा पूर्वी पंजाब में प्रसार पाने लगा। इसे अब एक मिशन के रूप में बाबा ने व्यवस्थित किया और पंजाब के अन्य प्रदेशों में भी इसके केंद्र खोले। उन्होंने देश को 22 खंडों में विभाजित करके प्रत्येक को सूबा नाम से पुकारा। सूबा देश के खंड को भी कहा जाता था। उस खंड के व्यवस्थापक को भी सूबा कहा जाता था। अपने आरंभिक काल में सूबा का कोई राजनीतिक उद्देश्य न था। यह विभाजन मात्र गुरु गोबिंद सिंह जी की सच्ची विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। सूबा के अतिरिक्त प्रबंधन के लिए तहसील स्तर पर 2 जत्थेदार और प्रत्येक गांव में एक
ग्रंथी नियुक्त किया गया था। बाबा राम सिंह ने सामाजिक एवं पंथक सुधारों में विशेष रुचि ली। उन्होंने जाति भेद का उन्मूलन किया। देश की किसी भी जाति, गोत्र और वर्ण की स्त्री ब्याही जा सकती थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो सिर्फ आदमियों को ही अमृत सिखाया था और उन्हें सिख सजाया था, लेकिन जो सदगुरु राम सिंह जी थे, यही पहले वो समाज सुधारक संत सदगुरु हुए हैं जिन्होंने औरतों को भी सोचा कि इन्हें भी उतनी ही शक्तिशाली बनाया जाए, तभी जो अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ सकेंगी। बाबा राम सिंह एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। विशेष तौर पर उन्होंने स्त्रियों के सुधार के लिए बहुत कुछ किया। बाल विवाह प्रचलित थी, बाल विवाह को उन्होंने रिजेक्ट किया। विधवाओं का हाल बहुत बुरा था, विधवा विवाह के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। विवाह की प्रथा जो बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल हो चुकी थी, उसको उन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और उस समय के जो प्रीस्ट थे उनके चंगुल से उसको निकाला। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रड़क रही थी कि मैं शादियों का भी जो काम है इसको भी बहुत सादा और अच्छे ढंग से किया जाए। तो उन्होंने 4 जून 1863 ईस्वी को फिरोजपुर के खोट्टा गांव है, वहां उन्होंने 6 अंतरजातीय शादियां की और इतने सादा ढंग से वो शादियां करवाई। तो उन्होंने जो हमारी सदियों से चली आ रही थी हवन प्रथा, यज्ञ प्रथा, उसको भी बीच में शामिल किया और गुरु रामदास जी की उन्होंने लावा उच्चारण की है दरबार साहब में, उनको उसके साथ जोड़कर उन्होंने ये इस विधि को एक नया रूप दे दिया। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने सामाजिक तौर पर बड़ा परोपकार किया कि जो स्त्री जात थी इसके लिए अभी तक किसी ने भी पुख्ता आवाज जो थी नहीं सी उठाई। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने हमारी बेटी को मारना, बेटी को कुख में मारना, पेट में मारना, बचपन में मार देना, उसका बट्टा करना, उसको बेचना, उसका दाम लगाना, उसको बाजार में बेसबा के तौर पर भेज देना, ये सभी बातों पर पाबंदी लगा दी। बाबा नशा सेवन के पूरी तरह विरुद्ध थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को नशा ना करने की कठोर हिदायत भी दी थी। उनका ये प्रयत्न था कि उनके जो शिष्य हैं वो सादा जीवन व्यतीत करें, सफेद पोशाक में रहें, नाम जपें, बानी का पाठ करें, किसी से रिश्वत ना लें, चोरी ना करें और पशुओं की बलि ना दें और साथ ही साथ उन सभी सामाजिक बुराइयों से दूर रहें जो समाज को घुन की तरह लग चुकी थी। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बाबा राम सिंह का बहुत प्रभाव था। वहां सिखों ने ही नहीं, हिंदुओं ने भी बाबा का मिशन अपनाया था। लाखों लोग नामधारी आंदोलन के साथ जुड़े, जिनमें सरकारी कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य कारोबारी सब थे। कुछ वर्षों तक तो ग्वालियर, हैदराबाद, बनारस, लखनऊ और काबुल तक के सूबे बाबा राम सिंह का आध्यात्मिक संदेश प्रचारित करते रहे, किंतु सन 1862 के बाद इनके जीवन प्रबंधन में राजनीतिक स्पर्श आने लगा। अनुयायियों की संख्या लाखों में चली गई, जिसका मुख्य कारण शायद अहिंसा एवं असहयोग की विचारधारा थी, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने भी अपनाया और प्रचारित किया। सतगुरु बाबा राम सिंह एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे संत भी थे, सुधारक भी थे, विचारक भी थे, क्रांतिकारी भी थे। उनका योगदान इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। सतगुरु बाबा राम सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार स्वराज, स्वदेशी और नेशनल बायकॉट का न केवल नारा बुलंद किया बल्कि इसको कार्यान्वित करके दिखाया। बाल गंगाधर तिलक के साथ स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है,
जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के साथ नॉन कोऑपरेशन, असहयोग और बायकॉट की बात हम करते हैं, लेकिन इन सभी की शुरुआत बाबा राम सिंह से समझी जा सकती है। बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन के लिए विशिष्ट जीवन शैली निश्चित की थी। नामधारी जन गुरबाणी का गायन विशेष ऊंची तान लगाकर करते थे। पंजाबी भाषा में इस प्रकार की तान या सुर को कूक कहा जाता है। कूक में गुरबाणी गाने के कारण ही नामधारी कूका कहलाए। रच रच ताका करा सिगार। कूका पंथ एकमात्र गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपनी धर्म पुस्तक स्वीकार करता है, गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरु के रूप में अपनाता है। नामधारी पंथ में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति प्रवेश पा सकता है। नामधारी पशुवध के विरुद्ध थे। सदगुरु बाबा राम सिंह जी गऊ और गरीब की रक्षा के हक में थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि गऊ के लिए और गरीब के लिए वो अपना पूरा जीवन जो है वो इसमें समर्पित कर देंगे, और ऐसा ही उन्होंने कहा। वे शुद्ध वैष्णव भोजन ग्रहण करते थे और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन इनके लिए निषिद्ध था। और तो और इन्हें नल का पानी पीने की अपेक्षा कुएं का जल या वर्षा जल ग्रहण करने को कहा गया था। पहरावे में भी इन्हें केवल सफेद सादे सूती कपड़े पहनने का आदेश था। नामधारी संप्रदाय बाल विवाह और दहेज प्रथा के घोर विरोधी हैं। धार्मिक दृष्टि से गुरु ग्रंथ साहिब को धर्म ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी को ही मोक्ष गुरु मानते थे। नामधारी संप्रदाय का कूका रूप अधिक सशक्त और प्रभावी बनकर उभरा। उन्होंने धर्म के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, आजाद देश की भावना और जरूरत पड़ने पर सशस्त्र विरोध की परंपरा कूका आंदोलन से ही सामने आई। कूका लहर में पहली बार भारतवर्ष में असहयोग का प्रचार हुआ। कूका लहर ने अंग्रेजी प्रशासन, अंग्रेजी संस्थानों और अंग्रेजी सिस्टम का विरोध किया। अंग्रेजी साम्राज्य में उनके किसी भी विधान को अस्वीकार करना तथा उसके साथ सहयोग ना करना कूका लहर की महत्वपूर्ण देन है। तो उन्होंने क्या किया कि नार मिलवर्तन लहर में अंग्रेज के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, अंग्रेज की नहरों से पानी लगाना, अंग्रेज की रेल है उसमें सफ़र नहीं करना, अंग्रेज की बनाई हुई किसी भी चीज़ को नहीं बरतना, इस पर पाबंदी लगा दी, टोटली पाबंदी लगा दी। क्यों ऐसा किया? ऐसा इसके लिए किया कि जब हम अंग्रेज़ों की बनाई हुई कोई भी चीज़ नहीं बरतेंगे तो अपने आप हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। 19वीं शताब्दी का समय भारतीय पुनर्जागरण का समय है। इस समय समाज में बंगाल में ब्रह्म समाज, पंजाब में आर्य समाज
दक्षिणी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी मिसेस एनी बेसेंट का, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज और पंजाब में देव समाज जैसे अनेक आंदोलन पैदा हुए। इन आंदोलनों के संदर्भ में ही कूका आंदोलन को देखा जा सकता है। सामाजिक तौर पर इस आंदोलन की शुरुआत बेशक सतगुरु बाबा राम सिंह से होती है, लेकिन इसके बाद भी इसकी परंपरा को जारी रखा गया। प्राधीनता और स्वाधीनता की देशव्यापी पहचान कूकों की देन थी। यदि यह कहा जाए कि कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1885 से भी पूर्व देश में आजादी की मांग का दीप कूका लहर ने जलाया तो गलत ना होगा। जन असहयोग में कूका लोग इतना अधिक विश्वास रखते थे कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी स्कूल कॉलेज, अंग्रेजी कार्यालय, न्यायालयों का तिरस्कार कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा जुटाई सुविधाओं तथा रेल, डाक आदि के साथ भी उनका खुला असहयोग चलता था। अंग्रेजी शिक्षा देने वाले समस्त संस्थान उनके लिए अस्वीकृत थे। रेल यात्रा भी वे ना के समान ही करते थे। डाक भेजने का सिस्टम उन्होंने अपना बना लिया था। प्रत्येक गांव में उनके हरकारे होते थे जो अपने गांव में पहुंचने वाली चिट्ठी को अगले गांव के हरकारों को पहुंचाते और उसके आगे के गांव में वह पहला हरकारा पत्र पहुंचाता था। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने जो अंग्रेज गवर्नमेंट की डाक थी ना, वो भी बंद कर दी और उसकी जगह पर अपने जो सिंह थे, सिख थे, उनको उन्होंने अपना डाक प्रबंध चलाने का हुक्म दिया। तो वो घोड़ों पर सवार होकर सूबा साहब सिंह जी, सूबा कान सिंह जी, वो अपनी डाक जो थी, अपने सुनेहे पत्र जो थे, वो घोड़े पर सवार होकर एक दूसरे गांव में पहुंचाते थे। जो कि अंग्रेज की जो डाक प्रबंध है उसको उन्होंने खारिज कर दिया। असहयोग की भावना इतनी तीखी थी कि कूका लहर के लोग सरकारी नौकरी नहीं करते थे, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का निषेध करते थे, सरकारी न्यायालय में नहीं जाते थे। किसी प्रकार की गड़बड़ होने पर न्यायालय में जाने, थाना, कोर्ट कचहरी का सहारा लेने की अपेक्षा वे अपने गुरु का निर्णय स्वीकार करते थे। सूबे और जत्थेदारों में विश्वास रखते थे। कूका लहर विदेशी राज्य और अंग्रेजी शासन का कटु विरोध करती थी। महात्मा गांधी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था, उसकी पृष्ठभूमि कूका लहर तैयार कर चुकी थी। कट्टर राष्ट्रीयता की भावना और धार्मिक जोश कूका लहर की देन है। वे अपने गुरु को सतगुरु राम सिंह पुकारते और उन्हें पूज्य मानते थे। सतगुरु बाबा राम सिंह जी की सांस्कृतिक योजना ये थी कि पंजाब वैसा ही होना चाहिए जैसा पंजाब वैदिक समय का पंजाब था, जहां यज्ञ की परंपरा और वेद की परंपरा और पशुओं की और वनस्पति है उनकी पूजा की परंपरा ये कायम रहे, और इसके साथ ही साथ लोग ये समझ सकें कि हमारी जो पुरानी विरासत है वो पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के मुकाबले में बहुत अच्छी है और इसको अपनाना चाहिए। बाबा राम सिंह के इन कूका अनुयायियों के कारण अंग्रेज इनको बाबा का एक व्यवस्थित गिरोह मानते और इनसे चौकन्ने हो गए थे। यही कारण है कि जब 1863 में बाबा राम सिंह ने वैसाखी के अवसर पर अमृतसर जाना चाहा था, जहां उन्होंने अपने अनुयायियों को भी निमंत्रित किया था, अंग्रेज हुकूमत चौकन्नी हो गई थी। उस समय के गवर्नर ने एक धार्मिक पर्व पर रोक लगाने से बचते हुए 2 महीने बाद फिरोजपुर जिले के खोटे गांव में कूका लहर के अधिवेशन पर प्रतिबंध लगाया था। कूका लहर सरकार की आंखों में खटकने लगी थी। सरकारी गुप्त कर्मचारी अब कूकों का पीछा करने और उनके विद्रोही लक्ष्यों की खोज में लग गए थे। वे मानते थे कि बाबा राम सिंह अंग्रेज हुकूमत से लड़ने के लिए कूका सेना खड़ी कर रहा है। इसीलिए बाबा
एवं अनुयायियों पर अंग्रेजों का सतर्कता विभाग विशेष नजर रखने लगा था। विशेषकर भैणी और हजरों के स्थानों पर सतर्कता अधिक थी। कूका राजनीति का श्री गणेश असहयोग आंदोलन से हुआ था। कूका लहर अंग्रेजी शासन की आंख की किरकिरी बन गई थी। कूका लहर की सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। वास्तव में यह समय था जब महान गुरुओं की शिक्षाओं पर नई उभरती व्यवस्थाओं और सांप्रदायिक सोच को ग्रहण लग रहा था। सिख मत का राजनैतिक गौरव लगभग समाप्त हो चुका था। नामधारी संप्रदाय सिख चिंतन की ही देन था। 5 वर्ष तक कूका राजनीतिक अंग्रेज आंख से छिपी रही, किंतु सयालकोट के ड्यूटी कमिश्नर की एक रपट से सरकार अकस्मात कूका लहर के प्रति सतर्क हो गई। सरकार को विश्वास हो गया था कि कूका और उनका गुरु कभी भी देश की हुकूमत को विकट आघात पहुंचा सकते हैं। काफी समय तक तो अंग्रेज यही समझते रहे कि सतगुरु बाबा राम सिंह जी का आंदोलन केवल एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, लेकिन 1863 में पहली बार अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि सतगुरु बाबा राम सिंह जी कुछ और चाहते हैं। वो केवल समाज सुधार या सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए ही काम नहीं कर रहे, वो अंग्रेजों के खिलाफ, हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रचने में लगे हुए हैं। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ। जो तो प्रेम खेलन का। इसीलिए इनके इकट्ठा होने, कोई सभा या गोष्ठी पर प्रतिबंध लगाया गया था। एंग्लो सिख अंतिम युद्ध में जब सिख सेनाएं पराजित हुईं और बिखर गईं, तो बहुत से राष्ट्रीय भावना से परिचालित सैनिक नामधारी संप्रदाय में आ मिले। वे लोग सहज ही प्रशिक्षित सैनिक थे, इसलिए उनमें विरोधियों के लिए क्रोध और असहयोग भावना की मात्रा बहुत अधिक थी। कूका लहर का यह संगठन अधिक तीखा और विद्रोही था। कूका लहर से जुड़े पूर्व सैनिक एवं बाबा राम सिंह की विचारधारा के अनुयायी दोनों एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। सफेद, सूती, सादा लिबास, सब में एक जैसा दिखने के कारण प्रशासन इनको गणवेश में एक विद्रोही सेना के सैनिक मानने लगा था। प्रशासन की ओर से प्रतिबंधी और कठोरता के विरुद्ध कूकों में कोप बढ़ता जा रहा था और उन्होंने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। बाबा राम सिंह की मृत्यु के बाद कूका लहर और इसके विद्रोही तेवर समाप्त हो गए। मृत्यु सन 1885 में हुई थी, जबकि कूका लहर का प्रभाव उसी समय से कम होने लगा था जब अंग्रेज सरकार ने सतगुरु राम सिंह को बंदी बनाकर रंगून, बर्मा भिजवा दिया था। इस प्रकार कूकों का प्रभाव बहुत छोटे अंतराल में ही समाप्त हो गया। इस छोटे अंतराल में कूकों ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध 3 बार खुलकर विद्रोह किया। कूकों की सर्वप्रथम विद्रोहात्मक भूमिका सन 1869 की है। फिरोजपुर और सिरसा के रहने वाले कुछ कूकों ने ड्यूटी इंस्पेक्टर दीवान बख्श एवं उसके अंगरक्षक सूबे सिंह पर खुला आक्रमण कर दिया। इस धावे में डीआई तथा उसका अंगरक्षक बुरी तरह घायल हुए। कूकों ने उनके हथियार छीन लिए और वहां से भागने में सफल रहे। इस घटना के प्रभाव में 2 बातें सामने आईं। कूका लहर के लोगों का साहस बढ़ा और दूसरा, सरकारी तंत्र कूकों के प्रति अधिक सतर्क हो गया। यह बात निश्चित हो गई कि कूकों और सरकार में दुश्मनी है, इसलिए सांप जहां भी दिखे उसका सर कुचलने की भावना से सरकार की प्रतिक्रिया होने लगी।
दूसरा विद्रोह तब हुआ जब अंग्रेज सरकार ने सिख गुरुद्वारों को अपावन करने का प्रयास किया। यह घटना सन 1871 की है। कूकों ने अमृतसर और रायकोट के बुचड़खानों पर आक्रमण करके अनेक कसाईयों का वध कर दिया और भागने में सफल रहे। अंग्रेज सरकार तो एक हिसाब से चिंता में बढ़ गई कि अगर इस रिशों से लोग जो है इनके साथ जुड़ने लगे तो हमारा तो बहुत जल्दी सफाया हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि इनकी मेन जो बात है हम उनको चोट पहुंचाएं, तो उन्होंने अमृतसर दरबार साहब के नजदीक ही एक बुच्चड़खाना खोल दिया। इस घटना के वास्तविक दोषियों को अंकित नहीं किया जा सका, तथापि सरकार ने 12 अबोध हिंदू और सिखों को बलात् जुर्म कबूल करवाकर और झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करके इन 12 लोगों को फांसी का दंड सुना दिया। गुरु राम सिंह के कहने पर वास्तविक अपराधियों ने समर्पण कर दिया और जिन हथियारों का प्रयोग किया गया था वे प्रस्तुत करके प्रमाणित कर दिया कि वास्तविक अपराधी वे लोग थे। पुलिस द्वारा पकड़े 12 अबोध हिंदू सिख अपराधी नहीं थे। फिर ऐसे ही लुधियाना में भी है शहीदी स्मारक, रायकोट में भी है, लेकिन सबसे बड़ी घटना जो हुई वो मालेरकोटला में हुई, जहां 66 सिख जो हैं 1872 को 17 जनवरी को उन्होंने तोपों से उड़ा दिए। सरकार ने बाबा राम सिंह पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्हें भैणी गांव से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कूकों को एक जगह इकट्ठे होकर कोई सभा सत्संग करने की छूट नहीं थी। अतः जनवरी 1872 में माघी पर्व पर कूके भैणी में एकत्र हुए। उनमें से एक गिरोह ने मलेरकोटला पर आक्रमण करने का निश्चय किया। सतगुरु राम सिंह भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने इन कूका अनुयायियों को ऐसा करने के लिए मना किया, किंतु उन्हें मलेरकोटला में चलने वाले बुचड़खानों पर बहुत क्रोध था। इसीलिए उन्होंने बाबा राम सिंह की अनुमति के बगैर ही मलेरकोटला नगर पर आक्रमण कर दिया। अनेक मारे गए। अंग्रेज सैनिकों ने 68 कूकों को बंदी बना लिया और उनमें से 66 को तोप के मुख पर बांधकर उड़ा दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत की हृदयहीनता और संवेदन रहितता का उदाहरण इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। मलेरकोटला में जो कुछ हुआ और उसके पहले अमृतसर की जो घटना हुई और जिस ढंग से कूका लोगों ने, कूका अनुयायियों ने तोपों के मुंह के सामने भी सी की आवाज नहीं की, गुरबानी पढ़ते हुए, कीर्तन करते हुए, रेशम की रस्सी को अपने गले में खुद पहनते हुए जैसा बलिदान उन्होंने दिया, अंग्रेज इतिहासकारों ने भी उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। सजा की इस प्रकृति को विश्व में दूषित माना गया। अंग्रेजों का यह कर्म मनुष्यता के नाम पर कालिक था। इतिहास में सतगुरु राम सिंह तथा नामधारी आंदोलन का बहुत महत्व है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका नाम और कृत्य बड़े प्रेरक और प्रोत्साहक बने रहेंगे। नहीं झुकना जुल्म आगे, ओ नहीं झुकना जुल्म आगे, साडे सतगुर दा ए कहना। नहीं झुकना जुल्म आगे, साडे सतगुर दा ए कहना। नहीं पंच पानियों का समर घोष, सदगुरु राम सिंह और कूका नामधारी आंदोलन पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आप सुन रहे थे। प्रतिभागी स्वर थे रविंदर कौर पन्नू, डॉक्टर सतीश के कपूर और गुरसेवक सिंह ढिल्लों। वाचन बीरेंद्र सिंह, विशेष सहयोग गुरविंदर सिंह और प्रस्तुति सोहन कुमार। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी जालंधर द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।